अक्सर हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनैलिटी से कराते हैं जिन्होंने अपने देश और अपने समाज का नाम रोशन किया हो और जो हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत हों। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से कराने जा रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के में पहले और इकलौते ऐसे कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुलदीप हंडू जी की। कुलदीप जी, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कुलदीप जी, जब आप वुशु के प्लेयर थे तो आप 11 टाइम्स नेशनल चैंपियन रहे हैं और आपने काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल लिए हैं। उसके बाद इस समय पे आप इंडियन वुशु टीम के चीफ कोच हैं और आपको भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो अभी तक की आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही और इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर पहले तो आपका धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया इस पे सर। पर जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मतलब हर प्लेयर का सर जो अगर कहीं पर पहुंच जाता तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ, और सेम मेरे साथ भी था। बेसिकली मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर जब मैं एज थी खेलने वाली तो उस टाइम हम माइग्रेट होकर जम्मू आ गए। तो वहाँ पर कुछ एम्बिशन कुछ और था, यहाँ पर कुछ और हो गया, क्योंकि बेसिकली जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो ज़्यादा बिलीव करती है पढ़ने लिखने पर, खेलने को तो बहुत ज़्यादा कम करती है। तो जब यहाँ पर आ गए तो वो स्थिति नहीं रही कि मैं थोड़ा सा जो मैं चाहता था वो कर पाऊँ, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो गए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो सारा चेंज हो गया। बट भगवान का शुक्र है कि मैं चलो राइट पर्सन के पास चला गया। तो हाइट वाइट मेरी अच्छी थी, फिटनेस अच्छी थी। तो मेरा फ्रेंड एक था, अशोक जित्सी था नाम उसका, तो उसने मुझे बोला कि चलो यार, क्रिकेट खेलते थे पहले हम, क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो मैं यहाँ पर ही स्टेडियम में आया था। तो यहाँ पर जो कोच उस टाइम थे उसने बोला कि यार यहाँ पर बड़ा ज़्यादा कंपटीशन है तो आप नहीं कर पाओगे। तो सन मैं स्विच ऑफ किया उस टाइम। तो फिर मैं जो मेरा फ्रेंड था अशोक जित्सी, उसने बोला कि यार लेट्स ट्राई मार्शल आर्ट, मैं मार्शल आर्ट करता हूँ, आप भी आओ क्योंकि आपकी हाइट वाइट अच्छी है। तो उसने मुझे ट्रेनिंग अपने साथ करा दी, स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग सारा, किक पॉइंट्स थोड़ा। तो शौक मुझे अच्छा लग गया क्योंकि अच्छी गेम है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स और प्लस सेल्फ डिफेंस भी है और ज़्यादा फिटनेस चाहिए उसमें। तो उस टाइम मतलब मैं उसमें धन्यवाद करता हूँ भगवान का, उसने मुझे सही रास्ते पे भेजा। तो मेरे गुरु थे विशाल शर्मा जी, उनने मुझे वहाँ पर भेजा, हम चले गए उनके पास। तो उनके पास जब चले गए तो उनने मेरे हाइट जब देखी तो उन्होंने बड़े इंप्रेस हो गए। उसने बोला बेटा आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ताइक्वांडो के बैठ, मैं तब स्टार्ट किया ताइक्वांडो से, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करो। तो मैं वहाँ पर रेगुलरली जाता रहा, रघुनाथ मंदिर के पीछे सब हमारा हॉल था, तो वहाँ पर प्रैक्टिस करता रहा साल बार तक। हमने फिर उसके बाद मैंने स्टेट चैम्पियनशिप के लिए, वहाँ पर मेरा गोल्ड आ गया, तो घर वाले बड़े खुश हो गए कि स्टेट में गोल्ड आया जी। तो फिर मेरी वैसे ही नेशनल चैम्पियनशिप्स हुई, तो वहाँ पर पहली बार जो है तो मेडल नहीं आया। तो मैं उस टाइम साथ साथ वूशू का भी सर चलाते थे, तो उसने बोला कि कुलदीप वाई डोंट यू ट्राई वूशू, कि वूशू आपकी जो आपका जो हाइट वाइट है और थोड़ा पावर है वो अच्छा है, यू ट्राई ऑन वूशू। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो फिर आप वूशू के सर ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो फिर साल डेढ़ साल के बाद जब 1995 में तो मैंने वूशू की नेशनल फर्स्ट खेली थी मिज़ोरम में, तो वहाँ पर मेरा पहला गोल्ड मेडल आ गया। तो वो एक बड़ी टर्निंग पॉइंट था मेरा। बट साथ ही साथ मेरा बड़ा उस टाइम इंटरेस्ट था ताइक्वांडो की तरफ। तो ताइक्वांडो के मैं 98 तक मैं 3-4 मेडल ले आए। बट जो मेरा लास्ट 98 में जो मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल आ गया ताइक्वांडो में, उस टाइम मुझे हरा दिया गया। जो वहाँ पर जो मेन जूरी था उनने मुझे क्लियरली मतलब पार्शलिटी करके हरा दिया। तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मैंने कहा नहीं ये नहीं, जबकि मैं क्लियर जीता था तो उसने मुझे हरा दिया। तो मेरा फिर माइंड चेंज हो गया, मैंने बोला नहीं आता ताइक्वांडो में उसके बाद नहीं खेलूँगा। तो मैं वुशु की तरफ गया। वुशु तब तक मेरे 3 गोल्ड आ गए थे नेशनल में। तो फिर मैंने फोकस किया टोटली वुशु की तरफ। तो मैं लगातार फिर 11 साल चैम्पियन रहा, और फिर इंटरनेशनल में एशियन चैम्पियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 बार मेरे 4th प्लेस आ गई, साउथ एशियन में 3 गोल्ड आ गए मेरे। तो ये कारवां चलता रहा, और मतलब मेहनत भी करी और घर वालों का सपोर्ट था, मेरे गुरु का जिसमें बड़ा सपोर्ट था, विशाल शर्मा जी थे, उनने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। अगर मैं आज हूँ उन्हीं के कारण हूँ यहाँ पर। तो कुलदीप जी, जब आप प्लेयर थे तो आपको परफॉर्म करना होता था, तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था। अभी आप जब चीफ कोच हैं इंडियन टीम के, तो आपको कोचिंग दे के बच्चों से आगे परफॉर्म कराना, तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है जब पहले ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है? मतलब
बीइंग प्लेयर तो एक बड़ा इजी होता है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने करना है क्या है, बस प्रैक्टिस करनी है भाई, अपना परफॉर्मेंस करनी है, अपनी मेहनत जो अपना शेड्यूल है वो करना है, मॉर्निंग इवनिंग जो शेड्यूल है बस इतना है। बट कोचिंग में एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि आपने इंडियन टीम के साथ, वो एक एलीट खिलाड़ी होते हैं पूरे कंट्री के, उनको अपने ट्रेनिंग करानी है। उनको ये नहीं है कि आपने ट्रेनिंग शेड्यूल बना दिया, बस सबका 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को एक साथ ही करा दिया। आपने हर एक बच्चे को देखना है कि भाई इनकी कमी है क्या है। जैसे मेरे पास 30 बच्चे हैं इंडियन कैंप में, तो मैंने हर किसी का शॉर्ट कमिंग देखना, तो शॉर्ट कमिंग मैंने काम करना है कि इसकी कमी मैं ऐसे लेवल कैसे बढ़ा दूं तो दैट के ये उस मेन खिलाड़ी के साथ लेवल में आ जाए। तो मैंने ये सारा चीज़ बना के देखना पड़ता है। तो कोचिंग जो एक बहुत बड़ा आर्ट है, इसको बोलते हैं कि बड़ा नॉलेजेबल बंदा होना चाहिए और उसको बड़ा पेशेंस होने चाहिए और उसको बड़ा फ्रेंडली रहना चाहता है, प्लेयरों के साथ रहना चाहिए। और जो मुझे लग रहा है कि कोचिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क दैन बीइंग अ प्लेयर। तो प्लेयर को तो चलो ये है कि बस खेला कूदा, बस प्रैक्टिस की, तो मेहनत तो है ही, खिलाड़ी की तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है। सवेरे 8-7-8 घंटे आपने प्रैक्टिस करनी है मॉर्निंग इवनिंग में। बट कोच तो 14-12 आवर्स वो मेहनत करता रहता है। एक तो ग्राउंड में ही मेहनत करता है, फिर जो उसके जो वीडियो होती क्लिप्स होती हैं वो फिर एनालाइज करता है कि प्लेयर की क्या क्या कमी है, अगर मेरा प्लेयर यह है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं ये चीज़ कर पा रहा, तो फिर अपने जो बैकअप टीम है उनके साथ डिस्कस करना कि भाई मेरे ये कमी शॉर्ट कमिंग्स हो रही है तो मैं कैसे फुलफिल करूँ। अगर मतलब किसी का वेट कम है, वेट ज़्यादा है, तो उसको कैसे मेंटेन रखना, इज़ अ बिग मतलब एक डॉन्टिंग टास्क होता है कोच का। तो बट ये है कि सर मज़ा आता है, दोनों चीज़ में अपना अपना मज़ा है। दोनों कोच बीइंग प्लेयर भी एक बड़ा मतलब एंजॉयबल लाइफ है, कोच का भी एक मज़ेदार लाइफ है सर। हंडू जी, द्रोणाचार्य अवार्ड उस कोच को दिया जाता है जिसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही और जिसके द्वारा कोचिंग दिए गए प्लेयर्स इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे काफ़ी देर तक अच्छा परफॉर्म करें। तो आप जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जब आपको ये अवार्ड मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ? सर एक द्रोणाचार्य, एक हर कोच का एक और ख्वाब होता है कि वो उससे सम्मानित हो। तो मेरे लिए भी एक मतलब क्या बोलता हूँ कि ख्वाब था पूरा, कि जो पूरा सच हुआ 2020 में। बट उसमें एक बड़ी स्ट्रगल किया लाइफ पूरी। इसमें ये इजी नहीं है कि द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मैं 10 साल से लगातार इसके पीछे पड़ा था कि मुझे मिले। क्योंकि 2006 से मैं एज कोचिंग में स्टार्ट हुआ हूँ कि जूनियर टीम के साथ। तो उस टाइम जो हमारा लेवल था इंडियन टीम का, उतना मतलब हम अदर स्पोर्ट्स में आते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3 कैटेगरीज हैं स्पोर्ट्स की, दैट इज़ प्रायोरिटी, जनरल एंड अदर्स। उस टाइम हम अदर्स कैटेगरी, क्योंकि मेडल आते नहीं थे, 1 या 2 मेडल आते थे, बट उतना लेवल नहीं था इंडियन टीम का। जब मैंने इंडियन टीम संभाली है जूनियर टीम, तो उस टाइम हमारे इंडियन टीम का फर्स्ट जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें हमारा पहला मेडल आ गया जब मैं एज कोच गया था। फिर 2008 और 9 में एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें हमारे 4-4 मेडल आ गए दोनों में। तो हमारा लेवल जो है बढ़ गया। तो 2006 में एशियन गेम्स में हमारा पहला मेडल आ गया दोहा में। तो हम सीधे अदर स्पोर्ट्स से प्रायोरिटी में शिफ्ट हो गए। तो साथ ही साथ फिर मेन जो 2010 का टारगेट था, क्योंकि फेडरेशन उस टाइम चाहते थे कि मेरी एक्सपीरियंस एज प्लेयर भी अच्छी थी और कोचिंग मैंने अच्छा दिया, 3 साल लगातार जूनियर टीम के साथ रहा, तो वहाँ पर हमारा जो लेवल था इंटरनेशनल पे अच्छा बढ़ गया था। तो फिर मुझे हमारे सेक्रेटरी थे उस टाइम, आनंद कक्कड़ जी, उन्होंने मुझे बोला कि नाउ हम आपको एलिवेट करते हैं सीनियर टीम के साथ, सीनियर टीम को जो ये लुक आफ्टर करो। अब एशियन गेम्स 2010 में, उसमें हमारे मेडल खासे आने चाहिए, हमारे 4 प्लेयर जाएंगे तो कम से कम 2 मेडल आने चाहिए सर। तो मैं 2009 से तैयारी करता रहा, 1.5-2 साल में घर आया नहीं। मैं टोटली बाहर रहा, घर के बाहर। भोपाल में कैंप था, पटियाला में था, चाइना में अब्रॉड रहा 3-4 महीने फॉरेन एक्सपोजर। तो बाकी उसमें बिल्डिंग में कंपटीशन भी बड़े खेले। बट लकीली लड़कों ने मेहनत बड़ी की और मेरे को फेडरेशन पे मैंने ट्रस्ट था जो मैंने उसको पूरा कर दिया, और उनने जो मैं ट्रस्ट किया था उनने भी पूरा, उसमें कभी मुझे कमी नहीं होने दी। और हमारी जो 2010 में जो एशियन गेम्स थी इधर गांगजो में, उसमें हमारे 2 मेडल आ गए, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। तो हम प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में आ गए। फिर एक कारवां चलता रहा, वर्ल्ड चैंपियनशिप आई 2011 में। हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2009 में जो थी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उसमें हमारा खाली 1 मेडल था सीनियर में। जब हम 2011 में गए तो हमारे 5 मेडल आ गए, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। तो हमारा जो लेवल था 60-70 जो कंट्री मतलब सॉरी रैंक था हमारा, तो वो हम सीधे बेस्ट 8 में आ गए। तो फिर मेडल यही 2014 में एशियन गेम्स हुई थी, उसमें भी हमारे 2 मेडल आ गए। 2018 में जो एशियन गेम्स हुई उसमें 4 मेडल आ गए। उसमें फॉर्चुनेटली जे.एंड.के का फर्स्ट मेडल आ गया एशियन गेम्स का। आज तक जे.एंड.के का एशियन गेम्स में कोई मेडल नहीं था, बट वुशु से ही आया। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप से ही वुशु से ही मेडल आ गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो ये लेवल था, जो हमारा जो रैंकिंग थी इंडियन लेवल में वुशु का, जब मैं आया था दैट टाइम इट वाज 60 या 70 रैंक था हमारा, बट एट प्रेजेंट हमारा जो वर्ल्ड में 3rd रैंक है। तो इस कारण ने भारत सरकार ने शायद मेरे लिए सोचा होगा कि नहीं, इनकी कंट्रीब्यूशन है तो इसलिए द्रोणाचार्य मिला सर। हंस साहब, आप
जम्मू कश्मीर से बड़े अच्छे प्लेयरों को इस टाइम पे कोचिंग दे रहे हैं, जैसे सूर्य भानु प्रताप सिंह है, रजिंदर सिंह है सांबा का, जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल लिए हैं। तो हमने यूएफसी का बड़ा नाम सुना है, तो क्या आने वाले दिनों में कोई जम्मू के ऐसे प्लेयर्स होंगे जो यूएफसी में भी जाएंगे? देखो सर, यूएफसी को प्रोफेशनल लीग्स होती हैं, सो उसमें प्रोफेशनल इवेंट्स है, वो थोड़ा सा उसमें बड़ा आपको प्रोफेशनल वे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी एमेच्योर स्पोर्ट्स में है, ये बेसिकली एक स्पोर्ट्स है, उसमें कोई पैसा वैसा नहीं है। यूएफसी दैट इज टोटली प्रोफेशनल, उसमें पैसा इन्वॉल्व है। क्यों नहीं, हमारे लड़कों में इतना पोटेंशियल है कि मैं बोल रहा हूँ कि वुशु बैच जब मैं स्टार्ट कर रहा था यहाँ पर एज कोच भी, तो उतना लेवल नहीं था। आज JNK में नंबर 1 वुशु स्पोर्ट्स है, जो वर्ल्ड में ही मेडल दे रहे, एशियन गेम्स में मेडल दे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा सादिया तारिक का मेडल आ गया, तो वो भी वुशु से आया। अभी एशियन चैंपियनशिप में जो लड़की का मेडल आ गया वो श्रीनगर की थी, वो वुशु से आया। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा सिल्वर मेडल आ गया, वो बड़गाम से लड़का था सलीम कुमार, उसका मेडल आ गया। तो मतलब हमारी हर जगह पे जो लड़के हैं पोटेंशियल ठीक ठाक है, बट गवर्नमेंट का एज है, गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट चाहिए। और इस टाइम जो गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट है वो बहुत अच्छा मिल रहा है हमें हर जगह, श्रीनगर में, जम्मू में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमें हॉल मिला है, जो लड़के वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आने वाले समय में बोल रहा हूँ कि वुशु यहाँ पर एक मेजर गेम बन जाएगी, जो मेडल आपको इंटरनेशनल स्टेप पर दे देगी सर। हंडू साहब, एक समय था कि पंजाब पूरे इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे था स्पोर्ट्स में, और काफ़ी मेडल्स आते थे पंजाब के। उसके बाद जब हरियाणा ने अपनी एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई, तो उसके बाद आज की डेट में हरियाणा जो है वो इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे है मेडल्स टैली में। तो अब JNK ने भी जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई है वो हरियाणा पैटर्न पे ही लाई है। तो आपको क्या लगता है ये जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, इससे कितना बढ़ावा मिलेगा स्पोर्ट्स को जम्मू कश्मीर में? सर, स्पोर्ट्स पॉलिसी एक मेन जो है कि एक प्लेटफॉर्म होता है स्पोर्ट्स का, क्योंकि जब तक आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। JNK में मैं बोल रहा हूँ कि अभी 2021 में हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी आ गई, तो उससे पहले आप देखो तो स्पोर्ट्स तो कुछ नहीं था। जो लड़का करता था उसको तो कुछ फ़ायदा कुछ नहीं था ना। SRO जॉब मिलती थी पहले 2014 से, वही बंद हो गई थी। बट जो अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे लिए आई है, आपको मैं बोलूँगा 4-5 साल के बाद आप देखना JNK का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जैसे आपने देखा, आपने जैसे खुद ही बताया कि पंजाब पहले टॉप पे था, फिर हरियाणा ने स्पोर्ट्स पॉलिसी अडॉप्ट की, अच्छी पॉलिसी बनी, तो नंबर 1 है इस टाइम हरियाणा स्टेट। तो सेम JNK में कुछ था नहीं, तो अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, नया SO आया जिसमें 5 गेस्टेड रैंक्स आपको मिल जाएंगे जॉब्स में, जो कि बहुत कम है। मतलब बाहर अगर आप कंपेयर करेंगे अदर स्टेट्स में, JNK इस टाइम मतलब अच्छी पॉलिसी बनी है, जो मे स्पेशली SO जो नया बना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक मेजर बूस्ट है स्पोर्ट्स के लिए, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि JNK नंबर टॉप आ जाएगा, मतलब नंबर 1 रहेगा। अभी भी बहुत ज़्यादा रैंकिंग में अच्छा है। जो ये भी पॉलिसी बनी है गवर्नमेंट की, जो तवज्जो है स्पोर्ट्स की तरफ, जो इंपॉर्टेंस है, प्रायोरिटी है स्पोर्ट्स की तरफ, अगर वह ऐसी रही, मुझे आने वाले समय 3-4 साल में देख रहा हूँ कि JNK का सिस्टम ही चेंज होगा। और यहाँ के जो लड़के हैं, और मेन यहाँ पर क्या बात है कि गवर्नमेंट अभी फोकस भी कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट्स में अपने स्टेडियाज बना रही है। और हमारा एडवांटेज क्या है कि अगर हम हरियाणा से कंपेयर करें, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हरियाणा एक प्लेन एरिया है, वहाँ पर 800-900 स्क्वायर फीट पे वो हाइट पे है। अगर आप JNK देखो, ये कम से कम 2500 स्क्वायर फीट पे है, तो हाइट का मैटर करता है। हम ऑलरेडी हाइल्टीट्यूड पे हैं। अगर यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप अच्छे लग जाए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जैसे भी बना हुआ, और इसको थोड़ा टेक्निकली मतलब इक्विपमेंट्स अच्छे आ जाएँ, कोचेस भी लग जाएँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर JNK के लड़के किसी को मानेगा नहीं। पोटेंशियल फुल ऑफ पोटेंशियल, JNK फुल ऑफ पोटेंशियल है। आप हर पुंछ से जाओ, बांडीपोरा जाओ, लड़के बहुत अच्छे हैं, लड़कियाँ खासतौर पर बहुत अच्छी हैं। सिंपल है कि बट एक थोड़ा सा एजुकेशन हो जाए कि स्पोर्ट्स एक्जैक्टली क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट इस पर आकर ज़्यादा फोकस करेगी। बाकी हर एसोसिएशन काम कर रही है, स्पोर्ट्स काउंसिल अच्छा काम कर रही है कि अपनी गेम की मतलब हर स्पोर्ट्स की पॉपुलरिटी कर रही है, हर पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट्स में, हर जगह कर रही है। तो आने वाला समय JNK का होगा, JNK टॉप पे होगा सर। हंडू साहब, आप फिट इंडिया मूवमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई है उससे कितनी लोगों में जागरूकता आई, और फिटनेस हम सब के लिए लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है? सर, फिटनेस आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि एक ये प्रधानमंत्री साहब ने जो ये 2019 में जो लॉन्च किया था फिट इंडिया मूवमेंट, इससे बड़ा बदलाव आ गया। आप देखोगे सर कि आप जम्मू कश्मीर मतलब पूरा इंडिया में फिटनेस फ्री कितने हो गए हैं। मतलब IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, नॉर्मल लोग हो, मतलब दौड़ते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं। आजकल इतना फिटनेस का सर चल गया है कि नहीं, फिटनेस ज़रूरी है कि पार्ट भी अगर आप फिट हो तभी जाके आप हिट हो गए सर, तभी आप मतलब कोई डिजीज़ नहीं होगी। और मेन है कि इसमें हमें ज़्यादा पॉपुलर करना चाहिए कि हर यूथ को एंगेज करें फिटनेस की तरफ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो यूथ है डाइवर्ट हो गए हैं गलत चीज़ों में, ड्रग्स की तरफ भाग रहे हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ लाएँ और फिटनेस की तरफ लाएँ, मतलब
इस चीज़ में लाएं तो ये बड़ा एक मतलब अच्छा कदम होगा हमारे लिए भी, और कर्तव्य हमारा भी है कि हम हर किसी को फिटनेस की तरफ लाएं, और जो हमारी यूथ है उनको जो उनकी एनर्जी है वो चैनलाइज करें अच्छी चीज़ के। और हमारी ड्यूटी भी है, और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी निकाली है स्पोर्ट्स स्कीम की, जो फिट इंडिया मूवमेंट है, दैट इज़ अ वंडरफुल स्कीम, और हमें इसमें बड़ा इंकरेज करना चाहिए यूथ को भी और हर किसी को कि इसमें इन्वॉल्व हो जाए सर। और साहब एक लास्ट क्वेश्चन कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उन नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जो स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या? सिंपल सर, 3 चीज़ें सिंपल: डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। ये 3 चीज़ें अगर आप में है, आप फोकस करो, टारगेट रखो अपने ज़िंदगी में कि मैंने ये अचीव करना है, उसमें डिरेल नहीं होना है, और अपना जो कोच है उस पर अमल करो, वो क्या गाइड कर रहा है आपको, बस। नथिंग, आप दूर नहीं हो कि अगर आप मतलब जब आप, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप अचीव कर सकते हो वो टारगेट्स। थैंक यू हंड साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित इंडियन वुशु टीम के चीफ कोच कुलदीप हंडू जी, जिनसे हमने खास मुलाकात की। हम ये आशा करते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं उनको इनकी लाइफ से और इनकी अचीवमेंट से प्रेरणा मिलेगी, और वो भी इन्हीं की तरह हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।